बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो फैक्टर्स अफेक्टिंग सोलर इंसोलेशन। इंक्लिनेशन ऑफ अ सन रेज नंबर 1 पे आता है। मसलन के इंक्लिनेशन कहते हैं हम झुकाव को। सन रेज सूरज की शवाओं का झुकाव जो है वो किस तरह से होता है, वो दो तरह से होता है, एरिया और थिकनेस ऑफ द एटमोसफेयर। एरिया क्या होता है? वर्टिकल रेज हैव टू कवर लेसर एरिया देन द ऑब्लिक रेज, यानी कि जो सीधा और अमूदी रेस होती हैं वो कम एरिया जो है वो कवर करती हैं, जबकि तिरछी रेस जो होती हैं वो ज़्यादा एरिया कवर करती हैं। आगे आ जाता है थिकनेस ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब थिकनेस ऑफ द एटमॉस्फेयर क्या है? इसमें वो कहते हैं वही बात सेम करते हैं। वर्टिकल रेज ऑफ द सन एट द इक्वेटर हैव टू पास थ्रू मिनिमम थिकनेस ऑफ द एटमॉस्फेयर। यहाँ वो कहते हैं कि मिनिमम यानी कि कम से कम थिकनेस होती है एटमॉस्फेयर में जब वर्टिकल रेज होती हैं, और जबकि ओब्लीक रेज होती हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा थिकनेस होती है एटमॉस्फेयर में। ये चीज़ उन्होंने बताई है। इसमें वो कहते हैं कि थर्स द एटमॉस्फेयर इन हायर लैटिट्यूड एब्जॉर्ब मोर एनर्जी एंड द एनर्जी रीच द सन इज़ द मैक्सिमम एट द इक्वेटर एंड मिनिमम एट द पोल्स। अब वो कहते हैं इक्वेटर पे जो है एनर्जी काफ़ी यानी कि मैक्सिमम पहुंच जाती है, जबकि पोल्स पे हमारी ये एनर्जी जो है वो मिनिमम यानी कि ना होने के बराबर या कम पहुंचती है। ये आपके सामने टेबल दिया गया है। इसमें एंगल ऑफ द सन, लेंथ ऑफ द सन रेज इन एटमॉस्फेयर और इंटेंसिटी बताई है। जैसा कि पहला एग्जांपल है, उन्होंने 90 डिग्री का जाविया बनाया है जो एंगल जो है वो सन का। उसमें वो कहते हैं 90 पे हमारी लेंथ कितनी होती है एटमॉस्फेयर की, वो कहती है 1% के बराबर होती है, जबकि इंटेंसिटी उसमें शिद्दत कितनी होती है वो 78% के करीब होती है। इसी तरह लेंथ ऑफ द डे और ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन, वो कहते हैं सनशाइन का ड्यूरेशन जो है वो एक जैसा रहता है और दिनों की लेंथ भी एक जैसी ही रहती है। मसलन के जैसा उन्होंने यहाँ आपको बताया है कि द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड ड्यूरिंग समर इज़ आ ग्रेटर दैन रिसीव्ड इन विंटर। वो कहते हैं कि गर्मी में जो है वो ज़्यादा हम रिसीव करते हैं इंसोलेशन को सर्दी के मुकाबले में। इसमें आपका टेबल दिखाया गया है 49 पेज पे। ड्यूरेशन ऑफ लॉन्गेस्ट डे एट डिफरेंट लैटिट्यूड। वो कहते हैं कि अब ड्यूरेशन उन्होंने बताया हुआ है लॉन्गेस्ट डे का, जो लंबे दिन होते हैं उनका ड्यूरेशन, ये आप चेक कर सकते हैं इधर अपने टेबल से। नंबर 3 पॉइंट पे आता है एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। अब वो कहते हैं कि एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में क्या होता है? क्लाउड्स, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल आर वेरिएबल एलिमेंट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड दे एब्जॉर्ब, रिफ्रैक्ट एंड स्कैटर द इंसोलेशन कमिंग फ्रॉम द सन। वो कहते हैं कि हमारे जो बादल हैं, पानी है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो भी वेरिएबल्स एलिमेंट हैं, यानी कि चेंज होने वाले एलिमेंट्स हैं हमारी एटमॉस्फेयर के। और ये क्या करते हैं? ये एब्जॉर्ब का अमल करती हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं, फिर स्कैटर्ड करती हैं। जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि ये कुछ हिस्सा जो है वो फ़िज़ाओं में इंसोलेशन बिखर जाता है। ये चीज़ बताते हैं। इसमें वो कहते हैं कि these variables और these elements are a more they permit lesser amount of the solar radiation। जब ये सारे वेरिएबल्स और एलिमेंट्स जो हैं वो इन फ़िज़ा से, एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट होके, एब्जॉर्ब होके आते हैं, तो ये क्या करते हैं? सोलर रेडिएशंस का कम से कम हिस्सा जो है, कम से कम अमाउंट जो है वो ज़मीन तक पहुंचाते हैं। जैसा कि पीछे हमने पढ़ा है, तकरीबन 50% के करीब जो है वो अमाउंट हमारी अर्थ पे आती है, हमारी अर्थ एब्जॉर्ब करती है। इसमें आपका उन्होंने बताया हुआ है ज़ेर एंड कोंगो बेसन्स हैव अ वर्टिकल रेज, ये रेज के नाम हैं, ऑफ द सन बट द क्लाउड्स रिफ्लेक्ट मच ऑफ द इंसोलेशन। इसमें वो कहते हैं कि ये दोनों रेज जो हैं वो वर्टिकल यानी कि अमूदन सीधी पड़ती हैं, और इसको क्या करता है? बादल जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं इंसोलेशन को। इसी तरह वो कहता है कि ऑन द अदर हैंड सहरा एंड अदर डेजर्ट्स हैव क्लियर स्काई। इनमें वो कहता है सहरा में और दूसरे डेजर्ट में अगर देखा जाए तो आसमान जो है वो बिल्कुल क्लियर होता है, रिसीव करता है ज़्यादा, क्योंकि हालांकि वो इक्वेटर से बहुत दूर होता है। ये भी आपकी डायग्राम में उन्होंने शो किया हुआ। जबकि यहाँ ये बताते हैं हॉरी विजर्ट, वो कहते हैं has tried to establish a relationship between the amount of cloud
कवर एंड द परसेंटेज ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड एट द सरफेस। इन्होंने भी ये अपने टेबल में दी है और टेबल में इन्होंने अमाउंट ऑफ क्लाउड्स जो कि बादल जो हैं वो कवर करते हैं अमाउंट को, इंसोलेशन की अमाउंट को कवर करते हैं, वो इन्होंने यहाँ टेबल दिखाया और फिर आगे परसेंटेज दिखाई है ऑफ इंसोलेशन की। इन्होंने सबसे पहले बताया है कि यानी कि ज़ीरो के बराबर क्लियर स्काई जब होता है तो उसमें परसेंटेज इंसोलेशन की कितनी होती है, 100% होती है, जबकि 1 से 3 पॉइंट में 93% है। ये टेबल आपका पूरा है, आप इसको। उससे आगे नंबर 4 पे आ जाता है इफ़ेक्ट ऑफ लैंड एंड वाटर। वो कहता है कि ज़मीन और पानी का कितना असर होता है हमारी इंसोलेशन। वो कहता है लैंड गेट्स हीटेड एंड कूल्ड मोर क्विकली देन वाटर। ज़मीन जो है वो ज़्यादा हीट खींचती है, जल्दी से खींचती है और ठंडी भी जल्दी हो जाती है पानी की निस्बत। नेक्स्ट आते हैं नंबर 5 पे, नेचर ऑफ सरफेस। अब नेचर ऑफ सरफेस क्या है? डिफरेंट सरफेस रिफ्लेक्ट डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ इंसोलेशन, यानी कि मुख्तलिफ एरियाज़ जो हैं वो मुख्तलिफ तरह की इंसोलेशन को जो है रिसीव करते हैं। हमारी ज़मीन जो कि अलग अलग एरियाज़ हैं वहाँ डायरेक्ट रेज सनलाइट जो है वो नहीं पड़ती, यानी कि डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट रेज जो हैं वो इंसोलेशन पहुँचती हैं। इसमें ये है कि यहाँ बादल हों वहाँ सूरज की रोशनी कम ही आती है, यहाँ मतलब साफ़ हो तो वहाँ रोशनी जो है वो पूरी आबोताब के साथ जो है वो चमक रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्ले सोइल ऑब्जॉर्व मोर हीट दैन सैंड। वो कहते हैं कि एक मट्टी वाली ज़मीन जो है वो ज़्यादा एब्जॉर्व करती है हमारी इंसोलेशंस को, हीट को, जबकि रेत जो है वो कम करती है। स्नो रिफ्लेक्ट्स मच ऑफ द इंसोलेशन एंड अब्जॉर्व वेरी लिटल ऑफ इट। अब आगे बर्फ़ का उन्होंने बताया नेचर ऑफ द सरफेस और परसेंटेज उन्होंने इस टेबल में दिखाई है। उन्होंने सबसे पहले बताया है स्नो, यानी कि बर्फ़ जो है वो कितने परसेंट होती है, इसकी इंसोलेशन कितनी रिफ्लेक्ट करती है, तकरीबन 80% से 90% के करीब। और रेत का उन्होंने सैंड का 13% टू 18%, वेजिटेशंस का 7 से 9% और सी वाटर का उन्होंने 3 टू 4% बताया है। नंबर 6 पे आती हैं स्लोप ऑफ लैंड। स्लोप ऑफ लैंड क्या है? द स्लोप फेसिंग द सन रिसीव मोर इंसोलेशन दैन द स्लोप्स अवे फ्रॉम द सन। इसमें उन्होंने बताया है जी इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर the southern slopes of the mountains receive more insolation per unit area than their northern counterparts. This is due to the fact that the sun rays have to cover less area on the southern slopes than on the northern slopes. Number 7. Distance of the earth from the sun. अब उन्होंने हमसे डिस्टेंस पूछा है अर्थ का सूरज से। द अर्थ इज़ द क्लोजेस्ट टू सन इन जनवरी एंड द डिस्टेंस इज़ 145 मिलियन मैक्सिमम। यहाँ उन्होंने आपको पेरिहीलियम के नाम से एक बताया है और एक बताया है एफिलिनियन। अब पेरिहीलियम क्या होता है? वो कहता है कि जब ज़मीन ज़्यादा करीब होती है जनवरी में तो उसका फासला जो है 145 मिलियन मैक्सिमम होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? पेरिहीलियन कहते हैं। इन जुलाई द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन इज़ द मैक्सिमम। वो कहता है कि जुलाई की मंथ में जो है वो डिस्टेंस ज़मीन और सन का मैक्सिमम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा होता है। इट इज़ ऑफ अबाउट 151 मिलियन किलोमीटर के करीब होता है और दिस इज़ नोन एज एफिलिनियन। नंबर 8 पे इन्होंने बताया है जी सन स्पॉट्स। सन स्पॉट्स के बारे में आते वो कहते हैं सन स्पॉट्स ब्रिंग अबाउट अ लिटिल चेंज इन अ सोलर कांस्टेंट एंड इन्फ्लुएंस द इंसोलेशन। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द स्पॉट्स चेंज द सोलर कांस्टेंट बाय 3%, यानी कि उन्होंने एस्टिमेट लगाया कि 3% के करीब जो है वो कांस्टेंट सोलर चेंज इनमें आता है। ये था हमारा फैक्टर अफेक्टिंग सोलर इंसोलेशंस।